So students, let's start the second session of today's class. और हम एम्फीबिया स्टार्ट किए थे, ठीक है। एम्फीबिया पढ़ रहे थे हम। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था एम्फीबिया के बारे में आपको कि एम्फीबिया नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ डिवल लाइफ, ठीक है। इनको लैंड और वाटर दोनों ही चाहिए होता है अपना लाइफ कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि वाटर का रिक्वायरमेंट क्यों है, अर्ली स्टेज के लिए रिप्रोडक्शन वहीं पे होगा, ठीक है। एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद लैंड पे एडल्ट फॉर्म जो है वो लैंड पे पाया जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लास एम्फीबिया। अब एक एक करके इसका कैरेक्टर्स देखते हैं। एम्फीबिया, so first character, that is they are cold blooded organisms या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम एक टर्म से पुकारते हैं जिसको पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है, ठीक है। पोइकिलोथर्मिक है ये। देन दे आर द अर्लीस्ट टेट्रापोड्स टू हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? अर्लीस्ट टेट्रापोड्स, TETRAPODS, tetrapods to have 2 pairs of limbs, ठीक है। 2 पेयर्स मतलब 4 हो गए, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? टेट्रापोड्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो लिम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इस लिम्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हियर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिम्स इज व्हाट? लिम्ब कैसा है? लिम्ब लिम्ब में क्या होगा? 5 डिजिट्स होते हैं, और 5 डिजिट्स वाले लिम्स को हम पेंटाडैक्टाइल कहते हैं। पेंटाडैक्टाइल, हमारे पास भी 5 फिंगर्स है, ठीक है। फिंगर्स को डिजिट कहा जाता है बच्चों। तो पेंटाडैक्टाइल, तो क्या लिख देंगे हम ब्रैकेट में? हैविंग 5 डिजिट्स each, ठीक है। एंड these limbs are for what? लोकोमोशन, लोकोमोशन करने में हेल्प करेगा, मतलब माइग्रेशन यहाँ से वहां, ठीक है। और बच्चों इसके जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स पे आपको क्लॉज मिल जाएंगे। क्लॉज आर देयर, ठीक है। क्लॉज आर प्रेजेंट, सॉरी, क्लॉज आर नॉट प्रेजेंट, क्लॉज आर एब्सेंट। यहाँ पे क्लॉज नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्लॉलेस लिख सकते हैं। इसमें क्लॉज नहीं होता, क्लॉलेस डिजिट, क्लॉलेस, ठीक है, विदाउट क्लॉज। नाउ व्हाट अबाउट द बॉडी? अब बॉडी फीचर का अगर बात करें, तो बॉडी को हम इसके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज हेड एंड द अनदर वन इज ट्रंक, ठीक है। एक हो जाएगा हेड और दूसरा हो जाएगा ट्रंक। यहाँ पे टेल एब्सेंट है। टेल हमको किस में मिलता है? लार्वल स्टेज में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, ठीक है। किसी किसी में टेल प्रेजेंट होता है, तो इसे हम किसी और कलर से लिखते हैं। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, किसी किसी एनिमल में, किसी किसी एम्फीबिया में टेल पाया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्किन। स्किन जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, ठीक है। स्किन का कैरेक्टरिस्टिक कैसा वो देखते हैं। स्किन, स्किन जो होता है बच्चों इसका, इट विल बी स्मूथ एंड मॉइस्ट, ठीक है। स्किन कैसा होगा? स्मूथ होगा और मॉइस्ट होता है, MOIST, ठीक है। मॉइस्चर होगा वहां पे। अब ये स्मूथ क्यों है? स्मूथ है और स्मूथ के साथ यहाँ पे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और उस ग्लैंड को हम म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है, इसी के वजह से ये स्मूथ होता है, ठीक है। एंड देयर विल बी अनदर ग्लैंड कॉल्ड एज पॉइजन ग्लैंड। म्यूकस के साथ साथ एक और ग्लैंड यहाँ पे पाया जाएगा बच्चों स्किन में,
क्या है, एक म्यूकस हो गया और दूसरा हो जाएगा पॉइजन ग्लैंड, POISON। दो ग्लैंड यहाँ पे मिल रहा है आपको। तो म्यूकस ग्लैंड किसके लिए, म्यूकस ग्लैंड फॉर मॉइस्ट स्किन, फॉर कीपिंग द स्किन मॉइस्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर मॉइस्ट स्किन, स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए म्यूकस ग्लैंड की जरूरत होती है, ठीक है। और ऑलरेडी आपको पता है कि इसके स्किन पे स्केल्स नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्केल्स आर एब्सेंट, स्केल्स एब्सेंट, स्केल्स यहाँ पे नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये तो हो गया म्यूकस ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक। नाउ व्हाई पॉइजन ग्लैंड इज देयर, पॉइजन ग्लैंड क्यों प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस सा बात है, पॉइजन ग्लैंड फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको पॉइजन ग्लैंड दिखेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों स्किन के बारे में, जो मैंने अभी भी बताया आपको एम्फीबिया का। एम्फीबिया का स्किन कैसा है, स्मूथ होता है, मॉइस्ट होता है। स्मूथ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। और इसके स्किन पे हमको स्केल्स नहीं मिलते। अनदर ग्लैंड वहां पे प्रेजेंट है जिसका नाम है पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, और ये प्रोटेक्शन का काम में आता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आईज, ठीक है। आईज कैसा हो गया, यहाँ पे आईज तो प्रेजेंट है, आईज तो पाया जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, आईज प्रेजेंट, बट दैट आईज विल बी विदाउट और विथ, इसमें आईलिड्स होगा या नहीं होगा। तो अब आप लोग बताओ आईलिड्स होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए आप लोग से आज क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम ही बता देते हैं। तो आप लोग ने मेढक देखा है ना, मेढक, आप लोग शायद इसे ऐसे इसमें भेकुली कहते हो आई थिंक, ठीक है। तो मेढक को आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो उसका आईलिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आईज के ऊपर आईलिड्स प्रेजेंट है, तो आईलिड्स प्रेजेंट, eyelid is present here, okay। एक बच्चे ने मैसेज किया बट इट इज नॉट अपीयरिंग, ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू। eyelids are present here। now what about the ear, आंख हो गया तो कान को भी पढ़ लेते हैं, कान का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे कान कैसा प्रेजेंट है, कान का क्या फीचर है। सो ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, यहाँ पे ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर तो नहीं पाया जाता, ठीक है, एक्सटर्नली ईयर जो है ये टिम्पैनम से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। ईयर टिम्पैनम इज प्रेजेंट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईयर, टिम्पैनम, टिम्पैनम, ठीक है। हमारे में भी टिम्पैनम प्रेजेंट है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। टिम्पैनम इज प्रेजेंट, और चलो ठीक है, ये टिम्पैनम को हम एक और नाम यहाँ पे दे देते हैं, ईयर ड्रम कहा जाता है, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, ठीक है। कहते हैं ज्यादा तेज साउंड मत करो तो कान का पर्दा फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही ये टिम्पैनम जो है ये ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ आपका कान का काम खत्म। नाउ कम टू द मेन थिंग, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा। हमने क्या बोला था, मेन कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटा का नोटोकॉर्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ में मिलेगा या रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। मींस नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट और विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो आंसर सिंपल सा है, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटोकॉर्ड gets replaced by vertebral column, ठीक है, इसलिए इसको वर्टिब्रेटा कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से ये रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द स्केलेटन। अब हम अगर इसका स्केलेटन का बात करते हैं, स्केलेटन आई थिंक हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज ए स्पेस, स्केलेटन, स्केलेटन क्या होगा, इसमें जो एंडोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन में तो चलो स्किन आ गया, ठीक है, एक्सोस्केलेटन स्किन रिप्रेजेंट कर रहा है। एंडोस्केलेटन क्या होगा यहाँ पे, एंडोस्केलेटन, ENDO, एंडो का मतलब अंदर, ठीक है, एंडो स्केलेटन, जैसे हमारा एंडोस्केलेटन क्या बोन्स है, कार्टिलेज है, तो सिमिलरली इसका भी एंडोस्केलेटन कैसा है, तो इट्स एंडोस्केलेटन इज बोनी। इसका जो एंडोस्केलेटन है ये बोन से बना हुआ है, इसलिए बोनी कह रहे हैं, ठीक है, बोनी विथ स्कल, स्कल मतलब खोपड़ी, वर्टिब्री, वर्टिब्री आप लोग समझ रहे हो, बैकबोन, वर्टिब्री एंड लिम्स, लिम्स भी होगा यहाँ पे, ओके। तो एंडोस्केलेटन कैसा है, बोनी है, ठीक है, विथ स्कल, वर्टिब्री एंड लिम्स,
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्कल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में स्कल का कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी 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 ले लो, जल्दी जल्दी एकदम। ठीक है, ओके, सो आई एम deleting, or you can say I am clearing this space. So next we are going to discuss about the characteristic of this skull. ठीक है, स्कल कैसा है? तो बच्चों देखो, स्कल जो है, अभी आपको एनिमल किंगडम में दो कैटेगरीज का स्कल मिलेगा। ठीक है, स्कल खोपड़ी, एक होता है मोनोकॉन्डाइलिक और एक होता है डाइकॉन्डाइलिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको दोनों ही थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। ठीक है, डाइकॉन्डाइलिक थोड़ा अच्छे से देखेंगे। क्या बोला, दो टाइप का स्कल मैंने यहाँ पे दिखाया। पहला क्या हो गया, डाइकॉन्डाइलिक। आई थिंक दिस इज द न्यू टर्म विच यू आर गेटिंग, या फिर आपको 10 में मिला भी होगा, डाइकॉन्डाइलिक। और दूसरा जो है मोनोकॉन्डाइलिक। ठीक है, ये दो टर्म है, एक हो गया डाइकॉन्डाइलिक स्कल और एक हो गया मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। तो अब डाइकॉन्डाइलिक स्कल हम किसे कहेंगे? डाइकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब क्या है? द स्कल हैविंग टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, जिस स्कल में दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, टू ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स इन स्कल। ठीक है, स्कल में दो दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है तो उसको हम डाइकॉन्डाइलिक कह देंगे। और अगर स्कल में एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है तो उसे मोनोकॉन्डाइलिक कहेंगे। ठीक है, द स्कल हैविंग वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अब आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आखिर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता क्या है? ठीक है, तो बच्चों आप लोग याद करो। चलो ठीक है, याद मत ही करो, शायद ही आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं ये बैक फीचर बना रहा हूँ। ठीक है, पीछे पीछे मतलब बैक पोर्शन बना रहा हूँ स्कल का। ठीक है, ये स्कल का सब कुछ बैक पोर्शन है और यहाँ पे इस तरह से कॉन्डाइल्स निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको हम डाइकॉन्डाइलिक कह रहे हैं। और ये दोनों का दोनों कॉन्डाइल क्या करता है, वर्टिब्री से पहला वर्टिब्री जो है उसके साथ इसको बाइंड करवाता है। ठीक है, तो हम इसको डाइकॉन्डाइलिक कह देते हैं। लेकिन किसी किसी में आप देखोगे एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल निकला हुआ है। ठीक है, लाइक दिस, बैक में ऑक्सीपिटल एंड से ये एक ही कॉन्डाइल निकला हुआ है और ये एक कॉन्डाइल जा करके एटलस के साथ बाइंड है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ह्यूमन बींग्स भी क्या है, ह्यूमन बींग्स भी डाइकॉन्डाइलिक है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आ जाएगा डाइकॉन्डाइलिक में। ओके, ह्यूमंस आर, वी आर ऑल्सो डाइकॉन्डाइलिक। तो आप अपना जो सर है, ये जो हेड है, इसको आप रोटेट करके देखो तो आपका रोटेशन कितना है बताओ। आप लोग पूरा 360 डिग्री रोटेट कर रहे हो क्या? कैन यू रोटेट दिस इन 360 डिग्री? तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, वी कैन ओनली रोटेट इन 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग इसको 180 डिग्री तक ही रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखो रोटेट करके ऐसे ऐसे। ठीक है, दिस वे साइडवेज मूवमेंट, ये साइडवेज मूवमेंट। ठीक है, आप ये दोनों तरफ रोटेट करके देखो, क्या मिलेगा आपको, 180 डिग्री। ठीक है, आप तो पीछे नहीं मोड़ पा रहे हो ना, लेकिन जब आप इसे रोटेट करोगे, मतलब इस तरह का अगर आपका ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता, मतलब मोनोकॉन्डाइलिक, तो आप इसे 270 डिग्री तक मूव कर पाते हैं। ठीक है, 270 डिग्री आप लोग पीछे भी देख पाते, पूरा घुमा लेते सर को। ठीक है, 270 डिग्री तक आप इसे मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये बता रहा है क्या, डाइकॉन्डाइलिक में कितने कितने कॉन्डाइल्स, दो कॉन्डाइल्स, और मोनोकॉन्डाइलिक में कितने कॉन्डाइल्स, ओनली वन कॉन्डाइल। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का एक डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं फिर से आप लोग को चांस दूंगा डाउट पूछने के लिए। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल मैंने क्या बोला, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्डाइल्स स्कल इज कनेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्टिब्रे और विद द फर्स्ट वर्टिब्रे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस occipital condyles the skull is connected with the first vertebrae, with the first
वर्टिब्री। ओके, और इस फर्स्ट वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ व्हाट? फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहला वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और इस फर्स्ट वर्टिब्री को बच्चों कहते हैं एटलस, ATLAS। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वर्टिब्री कॉल्ड एज एटलस, और ये भी कई बार नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट वर्टिब्री, तो हम बोलेंगे एटलस। अब पूछेगा अगर विच इज द सेकेंड वर्टिब्री, तो हम क्या कहेंगे? एक्सिस, एक्सिस इज द सेकेंड एंड एटलस इज द फर्स्ट। ये दोनों वर्टिब्री पूछा जाता है नीट में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्टिब्रल कॉलम जैसा आपको पढ़ाया जाएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि एटलस और एक्सिस। एटलस इज द फर्स्ट वर्टिब्री, सबसे पहला वर्टिब्री एटलस हुआ। ठीक है, एटलस, और एक्सिस क्या हो गया? सेकेंड वर्टिब्री। तो आप लोग ये भूलना मत, और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल को भी भूलना मत। तो मैंने क्या कहा? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल will help in connection of skull with the vertebral column, और कौन सा वर्टिब्री? फर्स्ट वर्टिब्री के साथ उसको कनेक्ट करवाता है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि जो डाइकोंडाइलिक होंगे, ठीक है, उनका रोटेशन क्या होगा? उनका रोटेशन हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका अभी बताया मैंने, एम्फीबिया, मैमल्स। ठीक है, एम्फीबिया हो गया, मैमल्स हो गया। ठीक है, ये हो गया डाइकोंडाइलिक का। ओके, बट व्हाट हैपेंस इन मोनोकोंडाइलिक? यहाँ मैंने क्या दिया है? यहाँ मैंने बोला 270 डिग्री का रोटेशन, तो यहाँ आप लिखो रोटेशन 270 डिग्री। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में। ठीक है, ये रेप्टाइल्स में मिलेगा, एज वेल एज इन बर्ड्स, बर्ड्स दैट इज एप्स। तो ये आपको नॉलेज के लिए मैंने दे दिया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, डाइकोंडाइलिक एंड मोनोकोंडाइलिक स्कल। ओके, थोड़ा सा आप लोग इसको डीपली पढ़ना, जितना मैंने दिया है उतना देखने से हो जाएगा। ओके, नो नीड टू गो फॉर अदर बुक्स एंड ऑल। Now we will study about the alimentary canal, urinary, reproductive tract कैसा होता है। ठीक है, क्लोएका प्रेजेंट होता है, नहीं होता है, रेस्पिरेशन, हार्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, मेन मेन चीजें अभी देख लिया आपने। और इस जो स्कल है, स्कल को आप लोग स्टार मार्क दे दो। ठीक है, गिव इट स्टार मार्क। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक, ह्यूमन क्या है, ठीक है, रेप्टाइल्स क्या है, फिश क्या है, फिश सॉरी एप्स क्या है। ओके, फिश का तो फिक्स रहता है, फिश तो मूव नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट। So next is about the alimentary canal, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सब क्या होते हैं बच्चों? तो ओपन होते हैं। ठीक है, और ये तीनों के तीनों ओपन कहाँ होते हैं? तो क्लोएका में। ठीक है, और क्लोएका आप लोग को पता है क्लोएका क्या है, ऑलरेडी यू नो दैट। सो अनदर पॉइंट, एलिमेंट्री कैनल, आफ्टर दैट यूरिनरी ट्रैक्ट, and reproductive tract। ओके, ये तीनों जो ट्रैक्ट है, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोल दो, यूरिनरी ट्रैक्ट बोल दो, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बोल दो, ये तीनों के तीनों एक कॉमन चैम्बर में खुलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ओपन्स इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, CLOACA। और क्लोएका मैंने आप लोग को कई बार बताया है क्लोएका क्या है। ठीक है, और ये क्लोएका फिर बाहर की तरफ खुलेगा, क्लोएका ओपन्स टू एक्सटीरियर, ये बाहर लेके जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर, क्लोएका विल ओपन टू एक्सटीरियर, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में। नाउ अबाउट रेस्पिरेशन। अब बच्चों इस पे आपको 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दिखेंगे। रेस्पिरेशन, ओके, सबसे पहला गिल्स, दूसरा हो जाएगा लंग्स, और तीसरा हो जाएगा स्किन। अब बच्चों बताने की जरूरत नहीं है, जैसे लार्वा एक्वेटिक है, तो लार्वा किससे रेस्पायर करेगा? गिल्स से। लंग्स और स्किन कहां पे होंगे? लंग्स और स्किन होंगे एडल्ट में। And I already told you about the skin, that when they will perform hibernation or estivation, so in that condition
स्किन विल एक्ट एज रेस्पिरेटरी। ओके, सो स्किन से जब रेस्पिरेशन करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, अब आप लोग मुझे बताओ कि लंग से जब रेस्पिरेशन करता है तो क्या कहते हैं? पाल्मोनरी रेस्पिरेशन। और गिल से करता है तो क्या कहेंगे? इट इज व्हाट? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलो इसलिए बोल दिया मैंने बिकॉज आज नेटवर्क उतना काम नहीं कर रहा। आप लोग जो चैट बॉक्स में लिख रहे हो विजिबल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया पाल्मोनरी। लंग से किया तो पाल्मोनरी, गिल से किया तो ब्रैंकियल, और स्किन से कर रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्ट। हार्ट कितने चैम्बर यहाँ पे? तो हार्ट का हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया, 3 चैम्बर। हार्ट इज 3 चैम्बर। अब ये 3 चैम्बर क्या क्या होगा? इसमें होगा 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। सपोज दिस इज अ हार्ट, और यहाँ पे ऊपर आपको 2 ऑरिकल मिलेंगे, ऑरिकल ऑरिकल, और नीचे मिला वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें सिस्टम कैसा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा इसका? तो आप बोलना क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड का मतलब होता है द ब्लड विल रन इन व्हाट? blood vessels, closed circulatory system. Then if you talk about the RBC, इसका RBC का अगर हम फीचर देखें, RBC that is red blood cell, it will be biconvex, then oval and nucleated। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर हो गया इसका आरबीसी का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अंडा देगा या बच्चा देगा वो देखना है, डेवलपमेंट देखना है। ठीक है, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फाइलम, सॉरी नॉट फाइलम, क्लास। सो बच्चों नेक्स्ट इज सेक्सेस। सेक्सेस विल बी सेपरेट। सेपरेट हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे? आप लोग को भली भांति पता है, इट इज डाइएसियस। डाइएसियस, मेल एंड फीमेल अलग अलग होगा। Then fertilization, already I told you that fertilization is external, पानी में होगा। Okay, they basically what? lays egg, so अंडे देने वालों को हम क्या कहते हैं? ओविपैरस। आफ्टर दैट डेवलपमेंट कैसा होगा? तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे लार्वा पाया जाता है, सो डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लाइफ हिस्ट्री विल हैव लार्वा, और इस लार्वा को हम किस नाम से जानते हैं? टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, टैडपोल लार्वा, ये किसका है? फ्रॉग का। इसके अलावा एक और लार्वा आप लोग लिख लेना, एक्सोलोटल लार्वा, AXOLOTL, एक्सोलोटल larva, and this axolotl larva is the larva of salamander। ये सैलामेंडर का लार्वा। तो ये 2 लार्वा आपको याद रखना है, एक एक्सोलोटल और एक टैडपोल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जरा इसका एक्सक्रीशन देख लेते हैं, एक्सक्रीशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन में क्या पाया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बच्चों इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पे आपको किडनी देखने को मिलेगा, एंड दैट किडनी विल बी वन पेयर्ड। Kidney is present, kidney is 2 in number, that is 1 pair। अब टाइप अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम? मेसोनेफ्रिक किडनी, MESONEPHRIC। ठीक है, मेसोनेफ्रिक किडनी, जिसको मिडिल किडनी भी कहते हैं। ओके, एंड दे आर गोइंग टू रिलीज और एक्सक्रीट यूरिया इन एडल्ट स्टेज। जो एडल्ट होता है
वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरिया निकालता है, ठीक है। जो यूरिया रिलीज करता है उसको हम यूरियोटेलिक कहते हैं। ऑलरेडी यू नो दैट, यूरियोटेलिक, ठीक है। और जो लार्वा होता है वो पानी में पाया जाता है, तो पानी वाले क्या निकालते हैं आपको पता ही है, ठीक है। लार्वा क्या निकालेगा, एमोनिया। And the organisms or animal which release ammonia as a excretory waste are called as ammonotelic. ओके, देखो बच्चों कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बढ़ो आगे, ठीक है, किसी भी तरह का। एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एम्फीबिया होता है वो क्या करेगा, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हीट, ठीक है, टू ओवरकम द अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो चलो मैं ये भी लिख देता हूँ एज ए नोट। ओके, दे परफॉर्म्स हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। और आपको पता होना चाहिए कि हाइबरनेशन को मैंने क्या कहा था, विंटर स्लीप। और जो एस्टिवेशन है उसे हम समर स्लीप कहते हैं। मतलब अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन, या विंटर हो या समर हो, ठीक है, अगर एक्सट्रीम हो गया, देन द एनिमल विल अंडरगो व्हाट, पीरियड ऑफ इनएक्टिवेशन, ठीक है। यहाँ पे इनएक्टिवनेस का ये दोनों पीरियड है, ठीक है। अगर ज्यादा ठंड हो गया तो हाइबरनेट करेगा, ज्यादा गर्मी हो रहा है तो एस्टिवेट करेगा। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बच गया जो एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स को करके इस क्लास को टाटा बाय बाय करते हैं फाइनल। So let's discuss the examples which are given in your NCERT syllabus. काफी एग्जांपल्स दिया है उन्होंने, और एग्जांपल से नीट में क्वेश्चन आता है बच्चों, आप लोग भी एग्जांपल्स को हल्के में मत लेना, ठीक है। एग्जांपल्स, सो फर्स्ट इज बूफो, और यू कैन से ब्यूफो, BUFO, ब्यूफो। इट इज commonly called as toad, TOAD, ठीक है, टोड। और बच्चों जो ब्यूफो होता है इसके पास पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। द ब्यूफो हैज अ पॉइजन ग्लैंड, तो मैं यहाँ पे इसका एक कैरेक्टर लिख रहा हूं, इट हैज पॉइजन ग्लैंड, and this poison gland is a modification of parotid gland, modification of पैरोटिड, PAROTID, पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। पैरोटिड ग्लैंड इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सैलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आपको आने वाले क्लासेस में पढ़ाया जाएगा पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, जब आप सैलाइवरी ग्लैंड पढ़ोगे, ठीक है, डाइजेशन में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम के चैप्टर में, वहां पे आपको ये पढ़ाया जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉग, and its scientific name is Rana tigrina, Rana tigrina, TIGRINA, ठीक है, commonly called as frog। ओके, इसको कभी कभार इंडियन बुल फ्रॉग भी कहा जाता है, ठीक है, इंडियन बुल फ्रॉग। नेक्स्ट एग्जांपल इज ट्री फ्रॉग, ट्री फ्रॉग इज कॉल्ड एज हाइला, HYLA, हाइला। अनदर वन सैलामेंड्रा, अभी अभी मैंने बोला था आपको सैलामेंडर के बारे में, जिसका लार्वा का नाम क्या है, एक्सोलोटल लार्वा, सैलामेंड्रा, SALAMANDRA। ये सैलामेंड्रा तो हो गया साइंटिफिक नेम, कॉमनली इसको सैलामेंडर कहते हैं, SALAMANDER, सैलामेंडर। ओके, नाउ दिस सैलामेंडर समटाइम्स शोज नियोटेनी, ठीक है, जो सैलामेंडर है ये कभी कभार नियोटेनी शो करता है। अब आप लोग कहोगे कि नियोटेनी क्या है, तो उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट शोज नियोटेनी, NEOTENY, ठीक है बच्चों। अब ये नियोटेनी क्या है, नियोटेनी का मतलब होता है स्टूडेंट्स,
जुवेनाइल फीचर एडल्ट में होना, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन एडल्ट स्टेज, ठीक है, द अटेनमेंट ऑफ attainment of sexual maturity in adult stage. Sorry, it will not be in adult stage, it will be in larval stage. The attainment of sexual maturity इन लार्वल स्टेज, कभी कभार क्या होता है कि लार्वल स्टेज में एडल्ट का कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, ठीक है, या फिर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम नियोटेनी के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन लार्वल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट और एक फीचर है इसका, दिस सैलामेंडर हैज द हाईएस्ट जेस्टेशन और यू कैन से द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, यहाँ पे सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, ओके। तो जेस्टेशन पीरियड अगर आप लोगों ने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, जेस्टेशन पीरियड इज नथिंग बट अ प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ का प्रेगनेंसी पीरियड होता है तो 9 महीने का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सैलामेंडर में लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है एंड इट इज अबाउट 36 मंथ, यहाँ पे 36 महीने के लिए होता है, 36 मंथ, ठीक है, 36 मंथ का यहाँ पे प्रेगनेंसी पीरियड होगा जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो 36 मंथ हो गया, मतलब कितने साल हो गए, 3 इयर्स हो गए, ठीक है, लगभग 3 इयर्स। ह्यूमन बींग्स में कितना है, 9 मंथ। नेक्स्ट एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज लिम्बलेस एम्फीबिया। एग्जांपल नंबर 5, लिम्बलेस एम्फीबिया which is scientifically called as ichthyophis, ICHTHYO, ichthyophis, PHIS, ठीक है, ये ichthyophis को हम बोलेंगे लिम्बलेस, इसके पास लिम्ब नहीं होता, मतलब पाँव या हाथ नहीं होता, लिम्ब, लिम्बलेस, LIMB, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबिया क्या है, तो हम बोलेंगे इक्थियोफिस, ओके। नाउ वन लास्ट एग्जांपल, लास्ट 2 एग्जांपल्स बेसिकली, वन इज फर्स्ट वाला हो जाएगा एलाइट्स, ALYTES, ये एक एक्स्ट्रा हो जाएगा सपोज, एलाइट्स, एलाइट्स को बोला जाता है मिडवाइफ टोड, मिडवाइफ टोड, ठीक है, मिडवाइफ मतलब आधा फीमेल, ठीक है। यहाँ पे जो मेल होता है ना, मेल एलाइट्स, ये अंडे कैरी करता है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल नहीं, मेल, मेल एलाइट्स कैरी फ्रॉग, यू कैन से कैरी एग in the limbs, carry eggs in their limbs। जनरली ये फीचर किसका है, ये फीचर फीमेल का होता है, लेकिन यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है, मेल, ठीक है, इन देयर लिम्स, ओके। सो यहाँ पे पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, ठीक है, एलाइट्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल केयर इज सीन, तो हम क्या बोलेंगे, एलाइट्स, एलाइट्स पेरेंटल केयर देता है, पेरेंटल केयर इज सीन इन दिस एनिमल एलाइट्स, ठीक है, यहाँ पे अंडे को ये देखभाल करता है, अपने लिम्स में रखता है। लास्ट एग्जांपल नंबर 7, इट इज फ्लाइंग फ्रॉग, फ्लाइंग फ्रॉग, जैसे आपने फ्लाइंग सिग का नाम सुना होगा, जैसे मिल्खा सिंह, तो वैसा वैसा कुछ नहीं, फ्लाइंग फ्रॉग, ठीक है, रैकोफोरस, RHACO, रैकोफोरस, ओके। पिछले क्लास में मैंने बताया था फ्लाइंग फिश के बारे में, आप लोग को याद होगा, एक्चोसिटस, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फ्लाइंग फ्रॉग के बारे में, इट इज रैकोफोरस, फ्लाइंग फ्रॉग, ओके। सो बच्चों ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं एज पर एनसीईआरटी कंसर्न, ओके। तो पहला क्या दिया था मैंने, बुफो टोड बोल रहे हैं उसको, पॉइजन ग्लैंड होता है वहां पे, मॉडिफिकेशन ऑफ एयोटिक ग्लैंड। दूसरा हो गया राना टिग्रिना, जिसको फ्रॉग कहते हैं या इंडियन बुल फ्रॉग,
हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा, सैलामेंडर यहाँ पे आपको नियोटेनी देखने को मिल रहा है, लार्वल स्टेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाता है किसी किसी में, ठीक है। और इसका लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है दैट इज 36 मंथ। जेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बताया इट इज द प्रेगनेंसी पीरियड, जैसे ह्यूमन में 9 मंथ का, ठीक है। उसके बाद देखो इक्थियोफिस जिसको हम लिम्बलेस एम्फीबिया कह रहे हैं, देन एलाइट्स मिडवाइफ टोड, और इसे मिडवाइफ टोड क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मेल एलाइट होता है वो अंडे कैरी करता है अपने लिंक्स में, पैरेंटल केयर दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। और एक बताया मैंने रैकोफोरस जिसको फ्लाइंग फ्रॉग कहते हैं। सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे दिस मच ओनली, ओके। रेप्टाइल्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आप लोग कहीं मत जाइएगा, प्लीज बने रहिए क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।